नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं जयंत नामदेव और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मैं लेकर आ गया हूं इस शिक्षा से रिलेटेड ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जिसे हम कहते हैं ग्लोबल सक्सेस, एक कदम सफलता की ओर। और आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी एग्जाम के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे संविदा एग्जाम कहा जाता था, लेकिन अब कुछ संशोधन के बाद में उसे टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। और उसमें क्या गलतियां हम ना करें, किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करें, आज ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। तो मेरे साथ में कौटिल्य एकेडमी के सर हैं विधान सर, स्वागत है आपका। और विधान सर एचओडी रहे हैं पीईबी और पटवारी और संविदा के विंग के। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार जयंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और समस्त विद्यार्थी गणों का भी मैं नमस्कार करना चाहता हूं, जो आगामी भविष्य में संविदा, पटवारी और अन्य पीईबी के द्वारा आयोजित होने वाली समस्त भर्ती परीक्षाओं के लिए जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगामी भविष्य में इन्हें देने भी वाले हैं। जी सर, हम एक लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि संविदा की प्रिपरेशन जब बच्चे करते हैं तो उसमें कई सारा टाइम लगता है, कई सारी प्रिपरेशंस लगती हैं, कई बार कंफ्यूजन्स रहते हैं कि क्या एलिजिबिलिटीज हैं, किस तरह से प्रिपरेशन की जानी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल सभी एस्पिरेंट्स के मन में रहते हैं। तो आज हम उसी को क्लियर करने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले सर, मैं अगर पूछूं कि जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है तो ये क्या होता है, ये एग्जैक्टली किस लिए होता है, कौन से पदों के लिए होता है, किस तरह से इसमें आगे बढ़ सकते हैं? देखिए जयंत जी, हम बात कर रहे हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की। तो सामान्यतः हम देख रहे हैं कि बचपन से आप और हम ही जो है स्कूलों में अध्ययन किया है हमने, और तदुपरांत हमने जो है कॉलेज की पढ़ाई के लिए, स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए आगामी भविष्य में हम कॉलेज की तरफ गए। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो 3 स्तरों पर परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में, जिसमें वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 से संबंधित भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। तो स्कूल स्टैंडर्ड की एग्जामों को अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट आयु, एज, अवस्था, ये यदि मैं बात करूं तो 3 स्तरों पे शिक्षा को बांटा गया। तो भाई हमने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को प्रारंभ किया, तो 1st to 5th तक, 5th to 9th तक, और 9th के बाद यदि बात करते हैं तो 11th, 10th, 11th, 12th तक के स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाने के लिए कई वर्षों से टीचरों की आवश्यकता रही है मध्य प्रदेश शासन प्रशासन में, सामान्य स्कूल शिक्षा विभाग में। तो शिक्षा विभाग ने इसके पूर्व क्या रखा कि इस भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाता था संविदा टीचर भर्ती परीक्षा के द्वारा। इस नाम से मतलब इस भर्ती परीक्षाओं को आयोजन किया गया चूंकि ये 3 साल की अवधि के लिए रखे जाते थे। तदुपरांत उनके क्वालिटियों को चेक करके, उनके परफॉर्मेंस को चेक करके प्रशासन विभाग ये निर्णय लेता था भविष्य में कि क्या इन्हें स्थायी रखना है या कब तक स्थायी करना है। ये भविष्य में अनिश्चित रहा, लेकिन कालांतर में यदि बात किया जाए तो यदि वर्तमान में बात करता हूं मैं, तो अब सीधे तौर पे इसका नाम संविदा से हटाकर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कर दिया गया और ये सीधी गवर्नमेंट भर्ती होती है कि जो टीचरों के 3 पदों के लिए जो भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है कि टीईटी वर्ग 1, टीईटी वर्ग 2 और टीईटी वर्ग 3, और तीनों की शैक्षणिक योग्यता और तीनों का जो अलग अलग स्टैंडर्ड के क्लासों में पढ़ाए जाने का जो आयोजन करता है, जो शिक्षा विभाग जो करता है, निर्धारित करता है पैमाने, उनका अलग अलग रूप से प्रशासन विभाग ने इनकी शर्तों, सेवा शर्तों को निश्चित किया है। तो सर, ये जो 3 अलग अलग वर्ग जो बनाए गए हैं, ये किस लिए बनाए गए हैं, इनमें क्या क्या होता है? देखिए, तीनों वर्ग बनाने के पीछे कारण ये रहा था, कोई एक टीचर सभी समस्त दायित्वों को 1st से 12th तक जो है अपने दायित्वों की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता। तो डिवीजन करने के लिए तो उन्होंने क्या करा कि इन शिक्षा विभागों के अंतर्गत इन पदों के आधार पे जो है शिक्षा और क्लासेस को अलग अलग रूप से विभाजित कर दिया टीचरों के अकॉर्डिंग। उन्होंने टीचर वर्ग 1 रखा, तो टीचर वर्ग 1 के लिए उन्होंने निश्चित तौर पर पैमाना क्या निर्धारित कर दिया कि एक टीचर का स्नातक के बाद स्नातकोत्तर होना आवश्यक है, उसके पास मास्टर डिग्री होना आवश्यक है, तदुपरांत उसके पास बीएड की डिग्री भी होना आवश्यक है। तो उनके लिए उन्होंने अलग भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया। तदुपरांत उन्होंने वर्ग 2 के लिए स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता को निर्धारित किया। तदुपरांत उसका स्नातक में कोई एक विषय विशेष होना अत्यंत आवश्यक रहा। जैसे कि बात की जाए तो जैसे बीए होना, लाइक दैट आपने पॉलिटिकल साइंस से बीए कर रखा हो, लाइक दैट हम बात करें आपने बीएससी बायो कर रखा हो या बीएससी मैथमेटिक्स कर रखा हो। तो अलग अलग शैक्षणिक पैमानों को निर्धारित करने के उपरांत उन्होंने वर्ग 2 की परीक्षा को आयोजित किया। वर्ग 3 की यदि बात करते हैं, जो भी भविष्य में 5 मार्च को जिसका डेट आया है, एक्चुअली एग्जाम जो होने वाला था ये होने वाला था अप्रैल 20 में, लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना काल के कारण ये डिले होता गया, बार बार एक्सटेंड होती गई डेट, और अब जो है फाइनली इसे 5 मार्च को व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो 12th स्टैंडर्ड के आधार पर शिक्षकों की भर्ती करेगा और उनका जो है बीएड या डीएड दोनों में से किसी भी एक योग्यता का होना इस भर्ती परीक्षा के लिए। सर, ये परीक्षा के थ्रू जब किस तरह के पद मिलते हैं, उनका कार्य क्या होता है? देखिए, 3 प्रकार के हैं।
तीन प्रकार के टीचरों के पद होते हैं। जो फर्स्ट पद की यदि बात करते हैं तो वो लेक्चरशिप में आता है। यदि आप 11th-12th को यदि आप पढ़ा रहे हैं तो वो एक व्याख्याता का पद होता है जो वर्ग 1 के अंतर्गत आता है। हम यदि बात कर लेते हैं 6th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड की, तो वो माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत उन्होंने जो इस पद को इस कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। और प्राथमिक शाला की यदि मैं बात करता हूँ, प्राइमरी सेक्शन की, तो 1st to 5th तक का जो सेक्शन रहा उन्होंने वर्ग 3 के अंतर्गत उसे विभाजित करके इन शिक्षकों की पदस्थापना के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन करना सुनिश्चित किया। सर क्या एलिजिबिलिटीज होती हैं, किस तरह की एलिजिबिलिटीज एक एस्पिरेंट के अंदर होनी चाहिए, एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए जो इसको अपेयर करना चाहता है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि उसका सबसे पहले निर्धारित रूप से उसके शैक्षणिक योग्यता का पैमाना जो निश्चित कर रखा है प्रशासनिक विभाग ने, वो निश्चित होना चाहिए। जैन जी, हम बात करते हैं कि यदि वर्ग 1 की बात करते हैं तो उस एक्सपीरियंस का स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री उसके पास किसी एक निश्चित विषय में होना चाहिए। जैसे हम एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो मास्टर डिग्री में क्या होता है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का उसके पास होना आवश्यक होता है। साथ ही साथ उसके पास बीएड की है ना डिग्री जो है पाठ्यक्रम के साथ जो है परिपूर्ण किया हुआ व्यक्ति निश्चित तौर पे होना चाहिए, वही इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होगा। क्या कुछ छूट भी मिलती है सरकार की तरफ से इस एग्जाम के लिए? आयु सीमा की यदि बात करते हैं जयंत जी, तो आयु सीमा में निश्चित तौर से छूट मिल जाती है। यदि बात करते हैं कि भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसमें आयु सीमा में छूट मिल जाएगी, या कोई दिव्यांग है अभ्यर्थी है ना, या किसी कारण से उसने भारत के सेना विभाग के अंतर्गत कोई विशिष्टम सेवा प्रदान की हो राष्ट्र हेतु, तो उसके लिए कुछ विशेष आयु सीमा में छूट की गुंजाइश रहती है। सर, जो विद्यार्थी इस चीज की परीक्षा देने के लिए तैयारी करते हैं तो उनका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट उन्हें हेल्प करेंगे आगे इस तरह की एग्जाम के लिए? विषय अनुसार यदि बात करें जैन जी, तो तीनों वर्गों की तीनों एग्जामों का जो सिलेबस है, विषयवार जो उन्होंने सिलेबस को निर्धारित किया, उस सिलेबस पर, उस सब्जेक्ट पर उन अभ्यर्थियों के कमांड होना बहुत जरूरी है जी। यदि हम सिलेबस को डाइवर्ट करते हैं, यदि भाई वर्ग 1 की बात करें, वर्ग 2 की करें, वर्ग 3 की हम बात कर रहे हैं, तो समस्त अभ्यर्थी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि पूरा जो पेपर है वो 150 नंबर का पेपर है। और 150 नंबर में उनसे वर्ग 1 के अंतर्गत 100 नंबर का जो है मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं जी। और बाद के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो लाइक दैट हिंदी हुआ, लाइक दैट इंग्लिश हुआ, है ना, लाइक दैट जनरल स्टडीज हुआ। तो जनरल स्टडीज में बात करें, सामान्य अध्ययन में तो हम इतिहास के कुछ क्वेश्चंस, इंडियन इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस और कुछ करंट अफेयर से संबंधित जो समसामयिक घटनाक्रम लास्ट विगत 1 या 2 वर्षों में बीता, उससे संबंधित क्वेश्चन वहां उनसे पूछ लिए जाते हैं जो 50 नंबर के एरो में होते हैं जी। ये वर्ग 1 का मतलब निर्धारित पैमाना है। अच्छा सर, कौटिल्य एकेडमी वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छा मार्गदर्शन देते हैं जी, बिल्कुल निश्चित तौर पे जी। कौटिल्य एकेडमी ने यदि बात की जाए, अभी हाल ही में सबसे अच्छी बात तो गुड न्यूज ये रही है कि कोरोना काल के बाद अभी लास्ट मंथ में जो 1st to 50 तक के जो टॉपर स्टूडेंट रहे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में, उन्होंने अभी लास्ट मंथ में ज्वाइन किया है। तो कौटिल्य स्टूडेंट के समस्त विद्यार्थी मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में इस पद हेतु जो है योग्यता के आधार पर और अपनी मेहनत के आधार पर, साथ ही कौटिल्य एकेडमी की टीम के मार्गदर्शन में जो वो उन्होंने सफलता सुनिश्चित की है, तो निसंदेह वो मध्य प्रदेश के समस्त विद्यार्थी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल सर। तो सर, क्या कौटिल्य एकेडमी क्या स्पेशल करता है, क्या इम्पोर्टेंट बताता है अपने स्टूडेंट्स को इस एग्जाम के लिए? जयंत जी, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए यदि बच्चा ये सोच रहा है कि सिर्फ वो स्टडी कर लेगा तो वो पर्याप्त नहीं होती। आपने देखा होगा प्राचीन काल में भी, इंडियन हिस्ट्री में देखा होगा कि किसी न किसी डायनेस्टी के पास, किसी न किसी राजवंश के पास कम सेना होने के बाद भी उसने एक बड़ी सेना के ऊपर विजय प्राप्त की। तो एग्जाम इज रिलेटेड टू टेक्निक। तो चूंकि एक अच्छे टीचर के मार्गदर्शन में जब कौटिल्य एकेडमी के हेड ब्रांच पे बच्चा पढ़ता है, जो सीनियर फैकल्टीज के मार्गदर्शन में, तो वहाँ एक रणनीति तैयार की जाती है कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चनों को तय करना है। साथ ही साथ जो 50 नंबर का जो क्वेश्चन होता है आपका, यदि मैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो जो 50 नंबर की जो रणनीति होती है, उस रणनीति को जो है बहुत स्पेशली तरीके से तैयार किया जाता है। क्योंकि अभी मार्गदर्शन की बात की ही है आपने, और वैसे विधान सर ने बहुत सारे स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन किया है, तो सर मुझे बताएं कि जब इस तरह की एग्जाम की प्रिपरेशन की जाती है तो कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें ध्यान रखना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आमतौर पर सभी विद्यार्थी ये गलती करते हैं, कौन सी गलतियां होती हैं? देखिए, यदि टीचर एलिजिबिलिटी फर्स्ट और सेकंड की बात करें अपन, तो जो जहां से चूक होती है, बच्चा क्या कर रहा है कि उसको पता है कि मुझे फर्स्ट के अंतर्गत मेरे पास मास्टर डिग्री होना चाहिए और सेकंड के अंतर्गत मेरा ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो बच्चे अधिकांश तो क्या करते हैं, अभ्यर्थी ये कार्य कर रहे हैं कि वो पूरा फोकस अपने सब्जेक्ट पे कर लेते हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं यदि वर्ग 1 की बात की जाए तो हमें सरल क्वेश्चनों में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रखना चाहिए जी। यदि मैं बात करता हूं कि सब्जेक्ट आपका अच्छे से तैयार है तो आप इंग्लिश में कुछ गलती ना करें, आप हिंदी में कोई गलती ना करें, और सामान्य नंबर 2 या 4-5 नंबर का जो मैथमेटिक्स आता है टीईटी वर्ग 1 में, उसमें भी आपकी कोई गलती नहीं होना चाहिए। सरल में सामान्यतः बात की जाए कि सरल में आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें, और सब्जेक्ट तो नो डाउट सभी बच्चों का, सभी अभ्यर्थियों का एक अच्छा होता ही है क्योंकि उसने ग्रेजुएशन लेवल पे और मास्टर लेवल पे इस चीज की प्रिपरेशन की हुई होती है। तो सरल क्वेश्चनों में यदि कोई बच्चा गलती कर रहा है, मान लीजिए वर्ग 1 की बात करता हूँ, वर्ग 2 की बात करता हूँ, तो दोनों का सिलेबस अलग है। तो वर्ग 1 में क्वेश्चन जो पेपर है वो वर्ग 1, 2, 3 का 150 नंबर का है, बिल्कुल। लेकिन 100 नंबर का वर्ग 1 में सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो उनका मास्टर में है, लेकिन 50 नंबर में हिंदी, अंग्रेजी, जीएस और मैथमेटिक्स भी पूछा जाता है जी। उसके सामान्य अध्ययन की जांच के लिए। वहां कोई गलती नहीं होना चाहिए, वहां कम से कम ऐसी कोशिश की जाए कि सब्जेक्ट के अलावा वहां से कोई सरल क्वेश्चन में गलती ना हो। और चूंकि अभी 1 और 2 की बात हो रही है, और यदि हम बात वर्ग 3 की करते हैं, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो 5 मार्च को हो रहा है, तो वहां भी 5 सब्जेक्ट हैं, लाइक दैट बाल विकास है, लाइक दैट मैं बात करूं तो ईवीएस है, पर्यावरण के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं बात करता हूं हिंदी की, मैं बात करता हूं अंग्रेजी की, और कहीं ना कहीं अभ्यर्थी ये अच्छी तरह जानते हैं कि वे अंग्रेजी के साथ उन्होंने संस्कृत को भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुना हुआ होगा। तो मेरा यहाँ पर सजेशन यही है 5 मार्च को लेके कि विदाउट एनी टेंशन आप कोई भी 3 सब्जेक्ट ऐसे रखें जिसकी शैक्षणिक विधियां और वो स्वयं सब्जेक्ट आपको पूर्ण रूप से बने। आपको उन 3 सब्जेक्टों के अंदर किसी भी प्रकार की त्रुटि करने की कोई गुंजाइश ना रखें। तो आप ऐसी प्रिपरेशन करें कि ऐसा नहीं है कि एकदम 5 सब्जेक्ट हैं और जो अभी अभी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि हम 5 पे एकदम कमांड कर लेंगे, लेकिन परीक्षा की रणनीति के अकॉर्डिंग यदि बात की जाए तो 3 सब्जेक्ट कम से कम ऐसे होना चाहिए जहां पर कम से कम गलती हो, ना के बराबर गलती हो, ना के बराबर, उस पर कमांड होनी चाहिए, उन 3 सब्जेक्टों पे कमांड, महारत हासिल होनी क्योंकि समयावधि की बात करें तो अभी हमारे पास 53 डेज ही है। ओके जी सर, अभी क्योंकि जैसे समय अवधि की आपने बात की है, तो कोविड-19 जब आया, जी वैसे तो पूरा विश्व इससे जूझ रहा है अभी, लेकिन इसका कहीं ना कहीं असर शिक्षा पे भी पड़ा है, शिक्षा के सारे शेड्यूल्स पे पड़ा है, किस तरह से वास्त व्यस्त हो गए, तो क्या इस एग्जाम पर भी उसका असर हुआ है? हाँ जी, एग्जाम पे असर हुआ, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है पूरे मनोभाव के साथ, पूरी आंतरिक शक्ति को लगा के किसी एक पद के लिए प्रिपरेशन करता है, तो कहीं ना कहीं वो इंटरनल कहीं ना कहीं जो एक निरंतर धारा के रूप में जो बहने का कार्य है, इस प्रकार की व्याधियां आने से, इस प्रकार की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाने के लिए, न सिर्फ हमारे देश के लिए अपितु विश्व स्तर पर यदि बात की जाए, तो इस प्रकार की महामारी आने के कारण कहीं ना कहीं उसका मोरल डाउन होता है। तो कौटिल्य एकेडमी ना सिर्फ उसको ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रही थी, और बाद में बच्चों के साथ निरंतर रूप से बने रहने के लिए ऑनलाइन स्तर पे भी हमने जो है निरंतरता बच्चों के साथ कांटेक्ट बनाए रखा और वो अध्ययन में लगे रहे जी। तो अब किसी चीज का अचानक से आ जाना तो कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, लेकिन अगर बात की जाए तो पानी अगर बहता रहे, निरंतर रूप से आप अध्ययन करते रहें, तो ये रहेगा कि भविष्य में आपको उसका कुछ न कुछ बेस्ट और बहुत अच्छा फल मिलेगा कौटिल्य एकेडमी के मार्गदर्शन में। बिल्कुल, और वो कहते हैं ना सर कि लगातार अगर किसी चीज में हम प्रिपेयर करते रहें, उस चीज में बने रहें, जैसे एक रस्सी अगर किसी पत्थर के ऊपर घिस दी जाए तो पत्थर भी कहीं ना कहीं कट सकता है, इतनी क्षमता रहती है। तो प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। कोविड-19 भले ही आ जाए, लेकिन कभी मोरल डाउन नहीं करना चाहिए, जैसा कि सर ने बताया। सर, शेड्यूल्स पे भी क्या जो गवर्नमेंट की तारीखें दी गई हैं और जो एग्जाम की तारीखें, क्या उस पर भी कुछ असर पड़ा है? हाँ, गवर्नमेंट की तारीख को क्या हुआ कि जब मार्च 20 में जब पहला कोविड का केस, मतलब जो लॉकडाउन लगा अप्रैल में, उसके बाद निरंतरता, उसके बाद 3 बार डेट चेंज हुई इस एग्जाम के लिए। वो जरूरी भी रहा। कहीं ना कहीं देखा जाए सामाजिक परिदृश्य की यदि हम बात करते हैं तो समाज में शिक्षा के साथ साथ ही एक जनजीवन की हानि ना हो, इस हेतु भी जो प्रशासन ने जो निर्णय लिए थे कि एग्जामों को उन्होंने डिले करा, तो कहीं ना कहीं बच्चों का मॉरल निसंदेह डाउन हुआ। कहीं ना कहीं बच्चा पढ़ने वाला अपने आप को जो है कि जो साबित कर सकता था वो निश्चित तिथि पर ना कर पा रहा है इतनी मेहनत करने के बाद, तो मॉरल थोड़ा डाउन हुआ। फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरह की डेट? नहीं, वर्तमान 5 मार्च को एग्जाम निश्चित तौर पर रहेगी। और आज यदि बात करते हैं कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने क्या एग्जाम लेना प्रारंभ करा है, तो मैं बता दूं कि आज ही बच्चों का मैं उन्हें बेस्ट ऑफ लक भी देना चाहूंगा कि आज बच्चे जो है पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम के लिए भी आज फर्स्ट डे अपेयर हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर 5 मार्च को टीईटी का पेपर 100% होगा। और आपके माध्यम से मैं ये भी बता देता हूं कि कौटिल्य एकेडमी
पुनः टीईटी वर्ग फर्स्ट और वर्ग 2 की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहा है, करने क्योंकि बहुत जल्दी वर्ग 1 और वर्ग 2 के भी तो पद एक पुनः आने वाले सुनहरा अवसर स्टूडेंट्स के लिए हैं। एक आने वाला सुनहरा अवसर है सर। बच्चों के लिए। इसकी जब प्रिपरेशन की बात करते हैं, इसकी तैयारी की बात करते हैं, तो एक व्यक्ति जब ये ठान लेता है कि मुझे ये एग्जाम देना है, मुझे एग्जाम को पास करना है, तो कितने समय का वक्त उसे लगता है, कितना समय लगता है उसे इस चीज के लिए तैयार होने के लिए? देखिए, अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग की हम लंबी बात नहीं करते हैं। यदि हम क्लास शेड्यूल की बात करते हैं तो वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए एक स्टूडेंट 5 to 6 मंथ स्टडी करता है। ओके। लेकिन क्या कहते हैं, सफलता कभी समय की मोहताज नहीं होती। बिल्कुल, सफलता कभी समय की मोहताज नहीं होती। जो लोग निरंतर रूप से, निर्बाध रूप से अग्रसर होते हैं, अपने क्षेत्र के अंतर्गत अपने कार्य में लगे हुए रहते हैं, तो वो निश्चित सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट रहे जो एकेडमी से आज भी टच में है, निरंतरता संवाद हो रहा है, निरंतरता वो लगे हुए हैं। तो अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग बात की जाए, स्टडी शेड्यूल की बात की जाए, कौटिल्य एकेडमी के सीनियर फैकल्टी के साथ जो बच्चा पढ़ता है, तो तकरीबन समझिए 5 महीने 5 to 6 मंथ में वो इस चीज को प्रिपेयर कर लेता है। ओके। तो 5 to 6 मंथ एटलीस्ट आपको चाहिए इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। सर, वैसे तो मैंने अभी भी बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने मार्गदर्शन दिया है। क्या पर्सनल सजेशन है आपका? क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरह की सलाह देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि वो अगर इस तरह की एग्जाम प्रिपेयर करते हैं तो क्या आपके लिए पर्सनल ओपिनियन? देखिए बेटा, यदि हम बात कर रहे हैं, मैं समस्त विद्यार्थियों को बता देना चाह रहा हूँ कि यदि आप वर्ग 3 में अपेयर हो रहे हैं इस परीक्षा में, जो 5 मार्च को आयोजित की जा रही है, तो उसमें आपको सबसे पहले अपनी एक निर्धारित शेड्यूल को तय रखना पड़ेगा कि आप दिन में प्रतिदिन क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और किस प्रकार से सब्जेक्टों को कंप्लीट करें। आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, नो डाउट। आप जानते हैं बाल विकास है 30 नंबर में, और वो 30 नंबर का सब्जेक्ट 15 नंबर में डिवाइड किया हुआ है कि 15 नंबर में आपसे बाल विकास पूछा जा रहा है और 15 नंबर में आपसे बाल विकास की शैक्षणिक विधियां भी पूछी जा रही है। हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं ईवीएस की, पर्यावरण की, तो वो 15 नंबर का पूछा जा रहा है और उसकी 15 नंबर की उसकी शैक्षणिक विधियां पूछी जा रही हैं। हम थर्ड नंबर पे बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो आप ये 3 सब्जेक्ट ऐसे रखिए जिसमें आपसे ना के बराबर कोई भी गलती हो, और बाकी 2 सब्जेक्टों में यदि आपको ऐसा लग रहा है कि समय कम हो रहा है या बीच में किसी कारण से आपकी समय अवधि ना मिलने के कारण जो है स्टडी जो है थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, तो 3 को करने के बाद उन पे भी थोड़ा भी ध्यान देंगे तो एग्जाम के अकॉर्डिंग आप आराम से इसको सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि समय अवधि में थोड़ा सा ब्रेक अगर हो जाता है, और जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, लॉकडाउन का चल रहा है, तब अनुशासन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डगमगाता है ही। बिल्कुल। तो क्या क्या गलतियां ये होती है और इस गलतियों को कैसे सुधारें? क्या हो रहा है कि बच्चा जब हमारे सामने होता है, जब हमारे से मिलता है हमसे, तो कहीं ना कहीं उसका मोरल जो है ऊंचा होता है, यानी कि उसका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देता। यानी कि एक गुरु जब होता है तो वो हमेशा उसका मोरल को बनाए रखता है। और स्वाभाविक है, आप किसी के भी साथ यदि आप किसी कार्य को 6 महीने के लिए करने वाले थे और यदि वो कार्य 2 साल से हो नहीं पा रहा, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक प्रेशर, एक मानसिक दबाव इस विद्यार्थी के ऊपर काम कर रहा है जी। तो काम करने के कारण उसके मन और मस्तिष्क और उसके चिंतन में कहीं ना कहीं कुछ विचलन हो रहा है, कुछ ना कुछ विचलन हो रहा है, वो निर्धारित कार्यों को संपूर्ण नहीं कर पा रहा है। तो जब वो टीचरों के संपर्क में रहता है तो वो कहीं ना कहीं उसके मोरल को जो है ऊंचा उठाते हैं। और कहीं ना कहीं मैं बच्चों से भी ये बोलूंगा कि आप किसी भी चीज के प्रेशर को ना झेलें और इजी गोइंग में शांति के साथ जिन 2 महीनों में जितना ग्रॉस कर सक रहे हैं। वर्तमान में कौटिल्य एकेडमी पे क्लास भी चल रहा है, टीईटी वर्ग 3 का कंटिन्यूएशन में बैच चल रहा है। कुछ बच्चे ऐसे करके निकल भी गए हैं और कुछ बच्चों ने मार्च 2020 में भी इसको कंप्लीट कर लिया था। तो वो लोग भी संपर्क में, तो निश्चित रूप से उनका कुछ का रिवीजन चल रहा है, कुछ नए भी कर रहे हैं। तो बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, शांत मस्तिष्क से, शांत चेतना से आप सब्जेक्ट को कंप्लीट करके और निर्धारित तिथि को रिलैक्स मोड पर जो है एग्जाम देने जाए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी आपको। जी, मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर जो सफलता का मूल मंत्र है इस एग्जाम के लिए, वो मुझे लगता है कि सभी हमारे व्यूअर्स को मिल चुका है। और सर, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी सारी ज्ञान की बातें और इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें हमें इस एग्जाम के बारे में बताई। जैन जी, ये भी है कि अभी आपके माध्यम से मैं लास्ट ये भी बता दूं समस्त विद्यार्थियों को कि आप टीईटी फर्स्ट और टीईटी 2 मतलब वर्ग फर्स्ट और 2 के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। निसंदेह आगामी भविष्य में ये एग्जाम निश्चित तौर पर आयोजित होने वाली है, तो उसमें कम से कम निरंतरता बनाए रखें। भाई पानी अगर रुक जाएगा किसी एक जगह पे तो उसमें लार्वा या वायरस फैल जाएंगे, लेकिन निरंतर बहता हुआ पानी जो है स्वच्छ होगा। तो मेरा यही निवेदन है समस्त विद्यार्थियों से कि वो निरंतरता बनाए रखें। इस साल के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग टीईटी का परीक्षा का आयोजन कर रहा है, साथ ही साथ पटवारी एग्जाम से संबंधित भी पद बहुत जल्दी जारी होने वाले हैं। हमें कई माध्यमों से, समाचार पत्रों से, न्यूज के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है ना। तो ये समस्त वनडे एग्जाम के पद निकलने वाले हैं, जारी हो रहे हैं, और आप अपनी निरंतरता को बनाए रखें।
निश्चित। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर आपकी एक्सपर्ट एडवाइस के लिए। थैंक यू जैन जी, थैंक यू सो मच। तो सर से आज हमने जाना कि किस तरह से इस एग्जाम की प्रिपरेशन की जा सकती है। सबसे पहले तो आपको कम से कम 3 सब्जेक्ट्स में एक महारत हासिल करना बहुत जरूरी है, निरंतरता बनाए रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि सर ने बताया कि जैसे पानी अगर कहीं रुक गया तो वो खराब हो सकता है, लेकिन निरंतर बहता रहे तो वो हमेशा स्वच्छ बना रहता है। तो वैसे ही आपको निरंतरता बनाई रखनी पड़ेगी और आपको ये ठानना पड़ेगा कि अगर आप इसे कर सकते हैं तो आप सबसे महान बन जाएंगे। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं साधना न्यूज, मैं हूं जयंत नामदेव और ये शो है ग्लोबल सक्सेस।